वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्नोपीडिया पे। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर नंबर 8 पढ़ा था, अब ट्रिग्नोमेट्री का ही चैप्टर नंबर 9 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि हमने ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलाज वगैरह पढ़े थे, जिस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कैसे अब उसको प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो इसीलिए इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और उस सब टॉपिक का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसमें हाइट एंड डिस्टेंस ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगभग हर साल इस टॉपिक से, हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर ही एग्जाम में आता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जान लेते हैं कि भाई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है या क्यों हम ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। तो देखिए, एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे। साइंटिस्ट क्या थे? मैथमेटिशियन थे। इनका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट। इनका नाम क्या था? जॉर्ज एवरेस्ट। ठीक, तो ये थे जॉर्ज एवरेस्ट। तो इन्होंने क्या किया, 1852 में, 1852 में, ठीक है, 1852 में इन्होंने क्या किया, माउंट एवरेस्ट, जिसको हम आज माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, जिस पर्वत को हम जानते हैं माउंट एवरेस्ट के नाम से, उसकी हाइट नापी थी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़े नहीं थे। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के ऊंचाई नहीं नापी थी। ठीक है, यहीं पे अर्थ पे रह के एक एंगल बना के, एंगल का यूज़ करते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा का इस्तेमाल करके इन्होंने क्या किया था, माउंट एवरेस्ट की हाइट नाप डाली थी। ठीक है, तो इसीलिए इन्हीं के नाम पे फिर आगे चल के 1856 में, 1856 में उस पर्वत का नाम दे दिया गया, उस पहाड़ का नाम क्या दे दिया गया? एवरेस्ट, यानी कि माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके ही इस माउंट एवरेस्ट की हाइट निकाल ली। तो देखिए स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस की थोड़ी टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं, क्या क्या इसमें वर्ड्स यूज होने वाले हैं, कौन से टर्म्स इसमें यूज होंगे और उसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो देखिए क्या है, आप अभी यहाँ पे हैं, आप मान लिया कहाँ पे हैं, ओ पॉइंट पे हैं, और आपको कोई ऊपर रखी वस्तु देखनी है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पी पॉइंट पे, यानी आप ऐसे हैं और आपको कोई ऊपर वाली वस्तु देखनी है, यानी बगल वाली छत पे देखना है। ठीक है, बगल वाली छत पे कोई बैठा है, उसको आपको देखना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, बंदर बैठा है, ठीक है, टंकी पे बंदर बैठा है, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं आप। तो क्या करते हैं, देखिए ये हमारी आँख हो गई, यहाँ से हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सतह, हॉरिजॉन्टल हो गया। तो ये एक्स एक्सेस हो गई या हॉरिजॉन्टल हो गया, धरती हो गई, अर्थ जहाँ पे आप खड़े हैं। ठीक है, उसके ऊपर ये यहाँ पे इस कोई बॉडी रखी है, इसको आपको देखना है। तो आप क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ से रेज आप ऐसे देखेंगे, अपनी गर्दन क्या करेंगे, ऊपर करेंगे। तो ये जो इंक्लाइन जा रहा है, तिरछी एक रेखा जा रही है, तो जिस रेखा में, जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं, उस लाइन को, यानी कि ओ से लेकर पी, इस लाइन को क्या बोला जाता है? लाइन ऑफ साइट, यानी देखने की लाइन, यानी किस लाइन में आप देख रहे हैं। ठीक, उसके बाद क्या, ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, फ्लैट है बिल्कुल। अब ये देखिए, जिस लाइन में आप देख रहे हैं और हॉरिजॉन्टल जो है, उसके बीच का जो एंगल कहलाएगा, वो कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब कि जब आप ऊपर देख रहे हैं तब ये कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ऑब्जेक्ट जिसको देख रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है आपका आई, आपकी आई है, कोई ह्यूमन है, कोई भी कैमरा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ऊपर जब देखेंगे तब कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि भाई देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच बनने वाला जो एंगल होता है, उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। बट जब आप ऊपर देख रहे हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से कहाँ देख रहे हो? ऊपर, तब इसको कहते हैं, देखने वाला जो एंगल है ये लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच, इसको कहते हैं एंगल ऑफ। अब देखिए स्टूडेंट, ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कि भाई आप ऊपर, आप छत पे खड़े हो, नीचे झांक रहे हो। ठीक है, बगल वाले की छत पे नीचे झांक रहे हो आप। ठीक है, तो आप ऊपर खड़े और आप नीचे देख रहे हैं, तब क्या हुआ? तो आप यहाँ पे हैं और आपको ये बॉडी, ये जो वस्तु है, ये जो है ऑब्जेक्ट, इसको देखना है। ठीक है, तो आप कैसे देखेंगे? तो लाइन ऑफ साइट क्या होगी? आपकी आंख से लेकर ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं, तो ये लाइन हुई लाइन ऑफ साइट। ऐसा भी तो हो सकता है भाई, नीचे हमेशा ऊपर थोड़ी देखेंगे, नीचे भी देख सकते हैं। तो ये जो लाइन होगी ये कहलाएगी लाइन ऑफ साइट। अब इसका एंगल कहाँ से निकालना है? हॉरिजॉन्टल से। तो ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट का एंगल कहाँ से निकालेंगे? हॉरिजॉन्टल से। तो इसका नाम क्या दे दिया हमने? थीटा नाम दे दिया। अब देखिए, ये आपको ध्यान रखना है, भाई मैंने ये एंगल क्यों नहीं लिया? हॉरिजॉन्टल से एंगल तो ये भी है, तो आपको ध्यान रखना है, मोस्टली ये जो आपको एंगल लेना है, ये कितना लेना है? हॉरिजॉन्टल से लेना, और एक्यूट एंगल रहे, 90 से छोटा रहे। क्योंकि आप जब कभी भी ऐसे देखते हैं तो 90 डिग्री बिल्कुल नीचे नहीं देख पाते, ये ऐसे करके बिल्कुल ऊपर, ऐसे गर्दन नहीं हो पाती। 90 डिग्री पे गर्दन, मतलब बहुत कम चांस है कि आपकी हो जाए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो थीटा लेना है, जो भी एंगल लेना है, हॉरिजॉन्टल से लेना है, और कौन सा लेना है? एक्यूट एंगल, जो कि 90 से छोटा हो।
ठीक। तो देखिए स्टूडेंट, जब ऊपर से देख रहे हैं तो इस एंगल को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी डिप कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ऐसा आप समझ लीजिए कि एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से देख रहे हैं नीचे को, यानी नीचे जा रहे हैं, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। तभी वही एंगल ऊपर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल में आपको वैल्यू दिया करेगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन इतना है। तो इसमें क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट, ये जो लाइन ऑफ साइट है वो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाती है उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब आप देख रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्नोपीडिया पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 जो कि ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन से रिलेटेड है, उसके एग्जांपल्स देखने वाले हैं। तो पहले देखेंगे एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 क्या कह रहा है, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है वो धरती पे, ग्राउंड पे, बेस पे खड़ा हुआ है वर्टिकली, डायरेक्ट ऊपर को। तो ऐसे खड़ा हुआ है एक टावर, ठीक। ये टावर हो गया भाई, ये स्टैंड कर रहा है अर्थ पे, तो ये हो गई हमारी अर्थ सरफेस, ठीक। यहाँ पे खड़ा है एक टावर, फुल स्टॉप, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो एक पॉइंट से देखा जा रहा है उसको, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे, जमीन पे, अर्थ पे एक पॉइंट है, वहाँ से कुछ करने की कोशिश कर रहा है, विच इज 15 मीटर अबे। और वो पॉइंट कहाँ पे, 15 मीटर अबे, 15 मीटर की दूरी पर है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो टावर का फुट ये है, यहाँ से 15 मीटर की दूरी पे, 15 मीटर डिस्टेंस पे क्या है, एक पॉइंट है, ठीक है। ये रहा वो पॉइंट। द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर को, एलिवेट मतलब ऊपर को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम ऊपर को देख रहे हैं, ये देखो टावर की छत पे, टावर के टॉप पे हम देख रहे हैं। ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना फाइंड किया गया यहाँ से, 60 डिग्री। यानी यहाँ पे आप थे, यहाँ से आप देखने की कोशिश कर रहे हैं टॉप ऑफ द टावर को, तो ये एंगल कितना है, ये 60 डिग्री है, फुल स्टॉप। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की ऊंचाई आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो देखिए पहले ट्राइंगल जो फॉर्म हुआ है हमारा, उसको नाम देते थे कुछ ABC, ABC। तो देखिए एक्चुअली हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है, तो टावर की हाइट क्या हुई, AB। तो हमें एक्चुअली AB की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ये क्या बना हमारा, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, बेसिकली आप लोग जानते हैं कि जो एंगल होता है थीटा होता है, उसके सामने का क्या होता है, परपेंडिकुलर। उसके सामने का क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्या हुआ, दूसरी साइड क्या हुआ, ये बेस हुआ। तो आपको ध्यान क्या रखना है, मुझे कोई भी ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है जिसमें बेस आता हो और परपेंडिकुलर आता हो। तो बेस और परपेंडिकुलर कौन सा आता है भाई, तो उसमें क्या आता है, tan थीटा, ठीक है। तो हम लगाएंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो tan थीटा मैं लगा दे रहा हूँ, tan 60 इक्वल टू, ठीक है। तो tan 60 देखिए क्या होता है, सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा आपका AB डिवाइड बाय BC। तो BC अभी ऐसे ही रखे रहने देते हैं, tan 60 की वैल्यू, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। AB की वैल्यू यही तो फाइंड आउट करनी है हमको, डिवाइड बाय BC। BC की वैल्यू कितनी है, 15, ठीक है। BC की वैल्यू कितनी है, 15। तो देखिए क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15√3 मीटर। तो यहाँ से ये टावर की हाइट आ गई है। यानी ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन यहाँ से स्टार्ट हुए एग्जाम्पल नंबर 1 से। चलिए स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 9 का एग्जाम्पल नंबर 2 देख रहे हैं। अब क्या है, क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्या है। बेटर होगा कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन मुझे लिखने पड़ रहे हैं, आप लोग क्या करें, जब भी क्वेश्चन एग्जाम्पल सॉल्व कराए जाएँ, चाहे एक्सरसाइज हो चाहे एग्जाम्पल हो, आप लोग NCERT की बुक अपना लेके साथ में बैठा करें, ताकि आपको क्वेश्चन देखने में बने वहाँ पे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि भाई छोटा लिखा हो, बड़ा हो, आपको दिख ना रहा हो, तो आप अपनी बुक लेके बैठिए, क्वेश्चन को आप देखिए, ठीक है। तो बुक में आप देख सकते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रीशियन, एक इलेक्ट्रीशियन है, बिजली वाला है, हैज़ टू रिपेयर, उसको रिपेयर करना है कुछ, एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट, उसको कोई बिजली में कहीं खराबी हो गई तो उस इलेक्ट्रिक फॉल्ट को सही करना है, ऑन ए पोल, ठीक है। कहाँ ठीक करना है, ऑन ए पोल, एक खंबे पे बिजली में कोई खराबी आ गई है, उसको ठीक करना है, ऑफ हाइट 5 मीटर, और खंबा कितना है, 5 मीटर ऊंचा है, ठीक। सी नीड्स टू रीच, ओ देवी जी हैं, शी नीड्स टू रीच, ये जो बिजली वाली हैं तो ये देवी जी हैं, तो इनको खंबे पे चढ़ के क्या करना है, इनको फॉल्ट रिपेयर करना है, जो खराबी आई उसको सही करना है। तो ये देवी जी खंबे पे चढ़ेंगे अभी। सी नीड्स टू रीच ए पॉइंट, उसको किस बिंदु पे पहुंचना है, किस पॉइंट पे पहुंचना है, एट ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप, और उसको जो फॉल्ट रिपेयर करना है वो खंबे के ऊंचे नहीं पहुंचना है, बिल्कुल हाइट सबसे टॉप वाले पॉइंट पे नहीं पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है, खंबे की ऊंचाई से 1.3 मीटर बिलो। तो देखो भाई, ये हमने मान लिया एक खंबा, ए से लेकर डी तक एक खंबा मान लिया, ठीक। और फिगर इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, तो ए से डी तक हमने खंबा माना, ठीक। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 मीटर, ठीक। ये क्लियर हो गया। तो उस बिजली वाली जो है, जो इसके ऊपर चढ़ेगी और उसको रिपेयर करेगी,
उसको कहाँ जाना है, ये बी पॉइंट पे जाना है उसको। कितना है बी, 1.3 मीटर बिलो, यानी खंबे की ऊंचाई से टॉप पॉइंट से कितना नीचे, 1.3। तो ये कितना बचा भाई नीचे से, जब ऊपर से 1.3 है तो नीचे से कितना बचा, तो ये बचा आपका 3.7। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। बिलो द टॉप ऑफ द पोल, खंबे के टॉप से इतना 1.3 मीटर नीचे जाना है। टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क, ताकि वो रिपेयर वर्क कर सके, फुल स्टॉप। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, तो वो कह रहा है कि भाई खंबे पे चढ़ेगी तो सीढ़ी की जरूरत तो होगी, तो वो कह रहा है उस सीढ़ी की लंबाई बताओ। दैट सी शुड यूज, ठीक है, जिस सीढ़ी को वो इस्तेमाल करने वाली है उस सीढ़ी की लंबाई आप बताइए। व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल, वो सीढ़ी क्या है, इंक्लाइंड है, तिरछी है, झुकी हुई है। एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, वो सीढ़ी क्या है, 60 डिग्री पे झुकी हुई है, झुकी हुई है। कहाँ से इंक्लाइंड है, टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री पे झुकी हुई है सीढ़ी। तो भाई ये आपका टावर था, उधर जाके अर्थ पे उसने सीढ़ी टिकाई, इधर कहीं सीढ़ी टिकाई ली सी पॉइंट पे, और इसके ऊपर ये बी पॉइंट तक इसको चढ़ना है, देवी जी को इनको चढ़ना है ऊपर। ठीक है, और ये कितने हॉरिजॉन्टल से, तो ये हॉरिजॉन्टल है तो इससे कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री। ये जो सीढ़ी है जो झुकी हुई रखी है वो कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री। चलिए हॉरिजॉन्टल वुड एनेबल हर टू रीच रिक्वायर्ड पोजीशन, तो यानी कि 60 डिग्री का कोण बना है, एंगल बना 60 डिग्री का, ये हेल्प करेगी उनको उस पोजीशन पे, उस पॉइंट पे ले जाने के लिए, ये सीढ़ी। ठीक है, तो उस सीढ़ी की लंबाई बतानी है, यानी कि कुल मिला के आपको एक तो बी सी की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक, बी से सी ये क्या है, सीढ़ी है, ये क्या है, लैडर है। ठीक है, ये क्या है, लैडर है, जिसपे देवी जी चढ़ के ऊपर जाएंगे, रिपेयर करेंगे। ठीक है, रीच रिक्वायर्ड पोजीशन, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, सॉरी। ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट, और ये भी बताइए, ये भी बताना है आपको, हाउ फार फ्रॉम द फुट, किसका फुट, फुट ऑफ द पोल, खंबे के पोल से, ये जो खंबा है खंबे के फुट, तो खंबे का फुट ये हुआ टॉप, ये हुआ फुट, ये हुआ, तो इस डी पॉइंट से शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। और ये भी बताइए कि खंबे का जो पोल है, सॉरी खंबा जो है उसका जो बॉटम है, उसका जो फुट है, उससे कितनी दूरी पर सीढ़ी को रखा जाए, यानी डी से सी, यानी ये सीढ़ी जो डिस्टेंस है ये भी आप बताइए कि सीढ़ी को वो कितनी दूरी पर रखे, खंबे के बॉटम से, खंबे के फुट से, तो ये भी बताना है, यानी आपको BC और CD की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली एक ट्रिग्नोमेट्री का हमारा ट्राइंगल बन गया है, उसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, थ्योरी वाले लैंग्वेज लिखी होती है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होते हैं। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस से इसी टाइप का एक क्वेश्चन आता है। ठीक, चलिए भाई, कुल मिला के पूरी प्रॉब्लम को हमने एक ट्राइंगल में फॉर्म कर लिया है, और हमें पता है हमें BC निकालना है, हमें CD निकालना है। ठीक, तो देखिए भाई, ये वैल्यू हमको पता चली, BD कितनी है 3.7, और ये कितनी है 1.3, तो 1.3 से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमको लैडर निकालनी है, और हमको क्या निकालना है, CD की वैल्यू निकालिए, फुट से कितनी डिस्टेंस पे है। ठीक, और साथ में दिया है √3 = 1.73, यानी √3 की वैल्यू आप 1.73 ले सकते हैं। तो ऐसा भी दिया है तो मतलब ले सकते हैं, तो मतलब लेनी ही है, फिर उसमें सोचना नहीं है। जब उसने कुछ दे दिया तो मतलब वो लेवा के ही रहेगा, मनवा के ही रहेगा कि हाँ भाई यही लो। ठीक है, तो हम उस वैल्यू वो ही लेनी है। ठीक, तो देखिए हमको BC निकालना है। BC क्या है, देखिए ये है थीटा, 60 डिग्री थीटा, ये है थीटा, तो इसके सामने वाला हुआ परपेंडिकुलर, तो ये हुआ परपेंडिकुलर। BD हमारा क्या परपेंडिकुलर है, ये है हमारा बेस, और ये क्या है लैडर, जो निकालना हमको हाइपोटेनियस। तो हमें बेसिकली हाइपोटेनियस निकालना है और बेस निकालना है, हाइपोटेनियस और बेस। वो क्या पता है हमको, परपेंडिकुलर पता है, तो पहले लैडर निकाल लेते हैं कि लैडर की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो देखिए परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पता है, तो हाइपोटेनियस निकालना है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रिलेशन किस में होता है, साइन में होता है। तो ये आप फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 60 इक्वल टू ट्राइंगल BCD में साइन 60 इक्वल टू साइन थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, याद कीजिए, रिकॉल कीजिए फिर से, तो ये सारी चीज़ें रिमेंबर होती रहनी चाहिए, ये नहीं कि भूल जाना उसको 2 दिन बाद। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है, BD, हाइपोटेनियस क्या है आपका लैडर, यानी कि BC। ठीक, तो देखिए भाई, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक, BD की वैल्यू पता है क्या, BD की वैल्यू पता है 3.7 डिवाइड बाई BC, तो BC आप। ठीक दोस्तों, तो देखिए यहाँ से स्टूडेंट BC की वैल्यू आपको निकालनी है, तो BC को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो BC की वैल्यू आ जाएगी 3.7, और ये चला जाएगा 3, BC इधर आ जाएगा, √3 नीचे जाएगा, √3 × 2। ठीक है,
और रूट 3 की वैल्यू क्योंकि क्वेश्चन में उसने दी है कि आपको 1.73 लेनी है तो हम उतनी ही वैल्यू लेंगे, तो 3.7 डिवाइड बाई 1.73 इंटू 2, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी इतने मीटर, अप्रॉक्सीमेटली लगभग इतनी आ जाएगी। पॉइंट्स में और भी वैल्यू आ रही तो और भी आप लिख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट के बाद 2 या 3 प्लेस तक आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4.28 मीटर, ठीक है। तो पार्ट 1 यानी कि लैडर की लंबाई, लैडर की लेंथ हमारे पास आ चुकी है। अब नेक्स्ट, तो देखिए स्टूडेंट, ये 4.28 हम निकाल चुके हैं। अब हमको क्या निकालना है? बेस। अब हमको क्या निकालना है? बेस निकालना है। DC ये हमको या CD हमको निकालना है। तो देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, हाइपोटेनस आ ही चुका है, परपेंडिकुलर हमारे पास है ही, बेस हमको निकालना है। चाहे तो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिए, ठीक है, चाहे इसमें साइन थीटा यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं, ठीक। दोनों ऑप्शन आपके पास रहें, लेकिन बेटर होगा कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन लगा के ही निकालें, क्योंकि भाई जब वो उसने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में दिया है तो वो उम्मीद करता है आपसे, एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे कि भाई आप ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन लगा के ही वैल्यूज निकालें, ठीक है। हालांकि पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं हो जाएगा, आंसर आपका गलत नहीं माना जाएगा, पूरे फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। तो देखिए क्या है, थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर पता है, और ये बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बेस किस में आता है भाई? tan थीटा में आता है। तो tan थीटा देखिए क्या लगा दिया हमने, tan थीटा इक्वल टू यानी tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हुआ 3.7, सीधे सीधे मैं वैल्यू लगा रहा हूँ, आप लोग BD लिखेंगे, BD डिवाइड बाई DC ऐसे लिखेंगे। इस तरह देखिए tan 60 इक्वल टू 3.7 डिवाइड बाई CD, तो CD की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, CD को इधर लेके जाएंगे, tan 60 को उधर, तो 3.7 डिवाइड बाई tan 60, ठीक। तो देखिए CD की वैल्यू निकालेंगे तो CD आपका ये आ गया 3.7 डिवाइड बाई tan 60, tan 60 की वैल्यू रख देंगे √3, तो CD इक्वल टू 1.7 डिवाइड बाई √3 की वैल्यू क्वेश्चन में क्योंकि दी गई है तो आपको यही लेना है, तो 1.73 ले लेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी CD की 2.14 मीटर, लगभग कितनी आ जाएगी? अप्रॉक्सीमेटली 2.14 मीटर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब ये दोनों वैल्यू आ जाएं तो लास्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए लास्ट में क्या कर सकते हैं, लास्ट में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, द फुट ऑफ लैडर, द फुट ऑफ लैडर शुड बी प्लेस्ड, शुड बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर सॉरी पोल, फुट ऑफ द पोल। तो इस तरह से आप आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो वहाँ पे भी आंसर छोड़ देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखिए स्टूडेंट, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, चैप्टर नंबर 9 का एग्जाम्पल नंबर 3 देख रहे हैं। कह रहा है एन ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल, और उस ऑब्जर्वर यानी ऑब्जर्वर क्या है? एक पर्सन है जो कुछ देखना चाह रहा है, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करना चाह रहा है। तो उस ऑब्जर्वर की हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर, यानी कि एक इंसान है जो कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, 1.5 मीटर ऊंचा है, ठीक। इज 28.5 मीटर अवे, और ये ऑब्जर्वर जो है 28.5 मीटर अवे यानी दूर है, ठीक है। जिस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है उससे कितना डिस्टेंस पे है? 28.5 मीटर की डिस्टेंस पे है, फ्रॉम ए चिमनी, चिमनी से। तो यानी किसको ऑब्जर्व करना चाह रहा है, वो किस चीज़ को देखना चाह रहा है? चिमनी को देखना चाह रहा है, और उस चिमनी से कितना दूर है ये? 28.5 मीटर, इतनी दूरी पे है, फुल स्टॉप। द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि ऊपर को देख रहा है, भाई चिमनी है तो चिमनी तो ऊंची होगी ना, तो चिमनी को देखना चाह रहा है, तो यानी अब एंगल ऑफ एलिवेशन दिया तो ऊपर को देख रहा है, ठीक है। यानी ऑब्जर्वर यहाँ पे, चिमनी ऊंचाई पे है कुछ, ठीक। अब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, चिमनी के टॉप को देख रहा है वो, ठीक है। कहाँ देख रहा है? चिमनी के टॉप को। तो उसका जो एंगल बनना है फ्रॉम हर आइज, फ्रॉम हर आइज, हर आइज मतलब देवी जी आ गई फिर से अगेन, ठीक है। फ्रॉम हर आइज, उनकी आंखों से जो एंगल बनना है वो कितना है? 45 डिग्री का एंगल बना रही है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी की ऊंचाई आपको बनानी है, बतानी है, ठीक। तो देखो भाई, फोटो तो नहीं दिया, पिक्चर तो इसमें फिगर तो दी नहीं है, तो हमको खुद ही बनानी पड़ी, ठीक है। तो ये मान लिया भाई हमने, ये मान लिया चिमनी, ठीक है। ये चिमनी कितनी है? ऊंचाई नहीं दी है, वही तो निकालनी है, ठीक। अब इस चिमनी से कितना दूर? 28.5 मीटर दूर, ठीक है। ऑब्जर्वर खड़ा है, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर है भाई, ये ऑब्जर्वर की ऊंचाई कितनी है? ऑब्जर्वर भी कुछ ऊंचा है, कितना है? 1.5 मीटर। ऑब्जर्वर कितना ऊंचा है? 1.5 मीटर ऑब्जर्वर
ऊंचा है, ठीक। और चिमनी का टॉप रहा ये, तो ये ऑब्जर्वर जो हैं देवी जी, ये यहाँ से देख रही हैं, इस जगह से देख रही हैं, एंगल बना रही हैं, ठीक है। कितना एंगल बना है? थीटा, जिसकी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, कितनी दी है? 45 डिग्री। तो देखो भाई, ये चिमनी थी, जमीन पे ही खड़ी होगी चिमनी, अर्थ पे ही होगी, ऑब्जर्वर भी अर्थ पे ही खड़ा होगा, लेकिन ऑब्जर्वर क्या है? 1.5 मीटर ऊंचा है, ठीक। तो भाई देखो, ये एक ट्राइंगल बन गया हमारा, ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी, इसको मान लो ई, ऐसे ही अपनी मर्जी कोई भी नाम हमने दे दिए। हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है चिमनी की हाइट। तो चिमनी की हाइट कहाँ से कहाँ तक है? देखिए, ए से लेकर सी तक है, यानी ए बी प्लस बी सी पूरी है चिमनी की हाइट, ठीक। एंगल कौन सा दिया? अब भाई जहाँ से देखोगे तो इनकी देवी जी की आंख तो यहाँ पे होगी ना, यहाँ से देख रही हैं, तो एंगल भी कहाँ से बनेगा? यहाँ से। आप नीचे से एंगल बनाने की गलती ना कर दीजिएगा। यहाँ से जहाँ से आप देखते हैं, जैसे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, तो मेरी हाइट मान लिया 1.5 मीटर ऊंची है, तो मैं यहीं से तो देखूंगा, तो एंगल तो यहाँ से बनेगा ना, कि यहाँ पैर से, फुट से बन जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे नजरें होती हैं, जहाँ से आप देख रहे होते हैं, वहाँ से एंगल बनता है ऊपर को, ठीक। तो ये देखिए, एंगल यहाँ से बनाया जा रहा है, ठीक है। पिछले किसी भी क्वेश्चन में ऑब्जर्वर की हाइट नहीं दी हुई थी, तो इसलिए हमने मान लिया था अर्थ पे है, और उसको भी अर्थ पे मान लिया था बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो इस पॉइंट में अंतर समझिए, ठीक। तो यहाँ से 45 डिग्री है। अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए, ये 28.5 है, तो भाई ये भी तो 28.5 होगी, ये दूरी, ये जो डिस्टेंस है, ये भी तो 28.5 होगी, ठीक है भाई, बराबर बराबर पैरेलल है, तो ये भी 28.5। देखिए, ये आपको इस ट्राइंगल में लीजिए ए बी ई, ये ट्राइंगल देखिए ए बी ई, ठीक है। तो ये क्या हमारी? ये चिमनी है, इसको नाम लिख देना है, ये क्या है? चिमनी। ये क्या है? चिमनी है। तो हमें क्या करना है? ये ए बी प्लस बी सी, ये दोनों निकालनी है, ठीक। तो ये एंगल क्या है? 45, और ये क्या है? बेस। थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर नहीं पता है, लेकिन हाँ परपेंडिकुलर हमें चाहिए, निकालना है ना। तो देखिए क्या करते हैं, बेस दिया है 28.5, एंगल दिया है थीटा दिया है, तो परपेंडिकुलर नहीं निकाल सकते, यानी ऐसा लगाना जिसमें बेस हो और परपेंडिकुलर हो। बेस और परपेंडिकुलर वाला कौन सा होता है? ठीक है, तो कौन सा होता है? tan थीटा। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ, देखिए tan 45, सीधे सीधे आप लिखेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई tan थीटा इक्वल टू, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा का होता है बाई परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, ठीक है। तो उसको मैं ऐसे ना लिख के सीधे मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ, लेकिन जब एग्जाम में करेंगे तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसमें वैल्यू रखेंगे आप लोग, ठीक। तो देखिए कितना है भाई, ये कितना है? ए बी, परपेंडिकुलर कितना है? ए बी, बेस कितना है? 28.5, ठीक। तो देखिए सॉल्व करते हैं, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा? देखिए 28.5 को इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा? tan 45 इंटू 28.5, इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगी ए बी की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू, ठीक है। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। क्या होती है? 1। तो 1 इंटू 28.5, तो ये कितना आ गया? ए बी की वैल्यू आ गई कितनी? 28.5 मीटर, ठीक है। यूनिट लिखना ना भूल जाइए गलती से भी, पता चला 4 नंबर मिलने थे, यूनिट लिखे नहीं, 1 नंबर कट गया, ठीक है। 25% का नुकसान हो गया तुरंत, ठीक है। तो इसको भाई ध्यान रखिएगा, यूनिट भी आपको लिखनी है। तो हमारे पास क्या आई? अभी ए बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक। तो ये हमारे पास ए बी की वैल्यू आ चुकी है कितनी? 28.5, ठीक। अब ये देखिए भाई, चिमनी की ऊंचाई कितनी होगी? तो चिमनी की ऊंचाई तो ये है ना, ए बी प्लस बी सी, और बी सी कितना है? ये देखिए जितना ये है उतना ही तो है बी सी भी, ठीक है। अब हम लिखेंगे द हाइट ऑफ द चिमनी इज द हाइट ऑफ द चिमनी इक्वल टू कितनी हो जाएगी भाई? हाइट ऑफ द चिमनी कितनी हो जाएगी? ए बी प्लस बी सी, ठीक है। ए बी की वैल्यू निकाल चुके हैं 28.5, और बी सी की वैल्यू यानी ई डी की वैल्यू के बराबर है, तो वो कितनी है? 1.5। तो देखिए कितना आ गया? 28.5 और 1.5, तो कितना आ गया? ये 30। कितना आ गया? 30 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, यानी बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री इसमें नहीं लगाई जा रही, सिंपल सिंपल बेसिक फॉर्मूले लगाए जा रहे हैं कि भाई परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, बस, ठीक है। बाकी क्या आपको ये ऑब्जर्व करना था, एंगल कहाँ से, इसमें नई चीज़ क्या आई? एंगल कहाँ से मेजर करना है एलिवेशन का।